अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो ऑडिट की कंप्लीट गाइडेंस वीडियो होने वाली है कि जो ये वीडियो देख लेता है और इसके सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेता है तो इम्पॉसिबल है कि वो फेल करे ऑडिट के अंदर। ऑडिट हाय ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी बच्चा जो आज तक कभी पीआरसी के अंदर कभी कैफ के अंदर फेल नहीं हुआ वो अक्सर और बेशतर ऑडिट के अंदर फेल हो जाता है। इसकी वजह पता है क्या है? पीआरसी के अंदर हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग, FAR 1 उसी बैकग्राउंड से रिलेटेड थी। आपका जो बेस बिल्डिंग प्रोसेस था वो पीआरसी के अंदर अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बना दिया गया था। FAR 1 पढ़ी, अकाउंटिंग और समझ आई। FAR 2 पढ़ी या इसका आजकल नाम कॉरपोरेट रिपोर्टिंग है वो पढ़ी, और ज़्यादा अकाउंटिंग ही समझ आ गई। एक मास्टर लेवल पर चले गए आप। जब ऑडिट आया कैफ के अंदर, कैफ 8 आया, ऑडिट एंड एश्योरेंस का सब्जेक्ट उठाया, फिर लग पता गया। पता क्यों? क्योंकि ऑडिट की बेस भी इसी एक सब्जेक्ट में बन रही है, इसका मॉडरेट डिफ़िकल्टी भी इसी सब्जेक्ट के अंदर आ रही है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको एक एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अगर 2 घंटे देते हो नॉर्मली किसी एक सब्जेक्ट को, तो इसको 3 घंटे देने पड़ेंगे और इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। तो बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो नंबर 1 पॉइंट है हमारा वो है रट्टा। एक बड़ा ही बदनाम पॉइंट है यार कि रट्टा अच्छा नहीं होता, रट्टा कंसेप्ट लेना चाहिए। भाई रट्टा भी काम की चीज़ है। अब मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर ज़्यादा ऑडिट की टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर बात नहीं करने वाला। मैं अज्यूम करो तुमने ऑडिट उठाना है या उठा लिया है, या तुम्हें अभी ऑडिट तुमने कंप्लीट नहीं पढ़ा हुआ, मैं उसके मुताबिक ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर ऑडिट की बातें नहीं करने वाला कि डेटर कन्फर्मेशन क्या होती है, मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होती है, मैं वो चीज़ें नहीं बात करने वाला। मैं कॉमन ज़ुबान के अंदर तुम्हें समझाने वाला हूँ। तो भाई रट्टा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑडिट के अंदर, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई रट्टा सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारो, मैं ये कब कह रहा हूँ। अक्सर टीचर्स आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे, कहेंगे भाई रट्टा ना मारो, आप केस स्टडीज़ की सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करो। भाई नहीं, रट्टा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज तुम नर्सरी क्लास के अंदर, ऑडिट तुम्हारे लिए क्या है? नर्सरी क्लास ये है क्योंकि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऑडिट पढ़ रहे हो। तुम्हारे लिए एग्जांपल के तौर पे नर्सरी है। नर्सरी में तुम्हें सिखाई जाती है ABC सीख ली तुमने, पूरी की पूरी A to Z रट्टा मार लिया। अब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ये तो नहीं आएगा राइट ABC। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा केस स्टडी की फॉर्म के अंदर कि भाई ये केस है, इसके अंदर क्या क्या काम करोगे। उसके अंदर वो आपकी ABC की टेस्टिंग कर रहा होगा एडवांस लेवल पर, तब केस स्टडी की प्रैक्टिस काम आएगी आपको। मगर अगर आपका रट्टा बिल्कुल ही होगा ही नहीं, लेट्स सपोज मैं अपनी तरफ से एक केस स्टडी बनाता हूँ। लेट्स सपोज राइट पेपर में आ गया इग्नोरिंग द फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट राइट नेक्स्ट 10 अल्फ़ाबेट। अब लेट्स सपोज आपने सिर्फ A to Z याद किया, आपको ये भी नहीं पता कि अल्फ़ाबेट होते क्या हैं। वो A to Z को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, A to Z को अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये क्या है? ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपकी केस स्टडी है। केस स्टडी कैसे आई पेपर में? इग्नोरिंग द फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट। अब बंदे को समझ नहीं आ रहा है कौन सी ज़ुबान यूज़ कर रहा है भाई, ये अल्फ़ाबेट क्या होता है। जिस बंदे ने खाली रट्टा मारा होगा, जिस बंदे ने रट्टा भी मारा होगा, केस स्टडी भी प्रैक्टिस की होगी, उसको पता होगा अल्फ़ाबेट का मतलब है ABC। इग्नोरिंग द फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट मतलब ABC को इग्नोर कर देना है, अगले 10 अल्फ़ाबेट लिखने हैं DEFGHI। मतलब कि जो केस स्टडी की प्रैक्टिस है उससे आपको पता चलेगा पेपर में लिखना क्या है, और जो रट्टा है वो आपका काम आएगा कि क्या लिखना है। कंटेंट आपके पास होगा, आपके दिमाग में के अंदर क्या लिखना है वो आपको पता होगा। केस स्टडी से पता चल जाएगा कौन से टॉपिक की कौन सी बात हो रही है, क्या क्या लिखना है, और क्या लिखना है वो कैसे पता चलेगा, वो रट्टे से पता चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ ही रही होगी तुम लोगों को। रट्टा बहुत ही अच्छी बात है यार, बहुत लाजमी है रट्टा मारना। मैं ये नहीं कह रहा जस्ट रट्टा मारो भाई, जस्ट कॉन्सेप्ट लो उसके बाद रट्टा मारो और स्ट्रॉन्ग रट्टा मारो। मैं तुम्हें बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ, भर के दर्जनों की तादाद में तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ रट्टा तुम्हें काम आएगा, बहुत काम आएगा। B लॉ के अंदर काम आएगा, C लॉ के अंदर काम आता होता है, ऑडिट के अंदर भी काम आता होता है। लेट्स सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ पूरा पेपर 90% केस स्टडी आएंगे, 10% जस्ट रट्टे का सवाल आ गया।
अगर तुम्हारा रट्टा स्ट्रॉन्ग होगा और 90% केस स्टडी तो तुम सोल्व कर ही लोगे। यकीनी बात है। तुम वो 10% का जब खाली रट्टे वाला क्वेश्चन आ गया कि राइट इसके ये पॉइंट लिखो या डेटर कन्फर्मेशन की एग्जांपल लिखो या कुछ भी आ गया कि उसको एक्सटर्नल कन्फर्मेशन सेंड की है, मतलब कुछ भी आ सकता है रट्टे के अंदर, कुछ भी आ सकता है। वो तुमने लेट्स वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और तुम्हारा रट्टा बहुत स्ट्रॉन्ग था, तुमने 10 मार्क्स का पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, 100 में से 10 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो गया और तुम्हें यकीन भी है क्योंकि रट्टे वाली चीज़ आई उसमें तो मार्क्स कटने का चांस ही नहीं। तुमने 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 के 10 मार्क्स का किया, तुम्हें 100% यकीन हो गया कि आगे बस 40 मार्क्स लेने हैं केस स्टडी से। वो भी बिल्कुल आसान हलवा काम है भाई, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहला काम रट्टा, दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हमारा रिवीजन। भाई रिवीजन तुमने बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है। ऑडिट को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसको बिल्कुल भी मजाक में ना लेना। मैं तुम्हें खुद मैंने तुम्हें बताया है, अकाउंटिंग की बेस तुम्हारी PRC में बन रही है, FAR 1 पढ़ रहे हो तुम, FAR 2 पढ़ रहे हो, 3 सब्जेक्ट डिवाइडेड हैं ऑडिट के अंदर। इसी तरह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी काफ़ी अकाउंटिंग आ रही होती है। MFA जो होते था उसके अंदर भी किसी किस्म की अकाउंटिंग ही आ रही होती थी, सारी नंबर वाली गेम चल रही होती थी। जबकि ऑडिट के अंदर एक नया ही बात आ गई है भाई, उसको तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। पहले तुमने 18 महीनों में अकाउंटिंग पढ़ी थी, PRC 6 महीने में, FAR 1 6 महीने में, FAR 2 6 महीने में। अब वही 18 महीने का काम तुम 6 महीने में कर रहे हो। अब उसके मुताबिक टाइम भी तुम्हें ज़्यादा देना पड़ेगा। सो जो रिवीजन करनी है वो तुमने थोड़ी ज़्यादा करनी है। रिवीजन किस चीज़ की करनी है? 2 चीज़ों की। रट्टे की रिवीजन भी करनी है। ये नहीं है कि तुमने जस्ट एक दफ़ा कॉन्सेप्ट ले लिया, एक दफ़ा रट्टा मार लिया अच्छी तरह तो काम ख़त्म हो गया, आगे सिर्फ केस स्टडी वाला काम रह गया। नहीं नहीं भाई नहीं। तुमने जब रिवाइज करना है सबसे पहले थ्योरी को, सारी की सारी थ्योरी को पढ़ना है, सारी की सारी थ्योरी को। मैं चाहता तो नहीं इस वीडियो के अंदर टेक्निकल बातें करूं, मगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि लेट्स सपोज की ऑडिट मैटर आ गया या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आ गया, वो लिखना है। उसकी तुम्हें पता कैसे चलेगा कौन सा पैरा हमने लिखना है? उसकी आगे एग्जाम्पल दी हुई है, 10 एग्जाम्पल, वो तुम्हें रट्टा मारनी है। अगर तुम्हें रट्टा नहीं मारा होगा तुम्हें तो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। ये की ऑडिट मैटर या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है या अदर मैटर पैराग्राफ है, तुम इसके अंदर डिफरेंस ही नहीं क्रिएट कर पाओगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगी कौन सा आना है। अब सारा तुम्हें कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे पास वो पॉइंट नहीं था रट्टे वाला और तुम नहीं इसको सोल्व कर पाए। भाई जब तुमने रिवाइज करना रट्टे को भी रिवाइज करना है, उसके बाद केस स्टडीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं तुम्हें बता दूं केस स्टडी की प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये तीसरा पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट क्या था कि रट्टा मारना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रट्टा मारना है। दूसरा पॉइंट था रिवीजन और टाइम देना है। टाइम ऑडिट को टाइम तुमने ज़्यादा देना है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट अब क्या मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, केस स्टडी की प्रैक्टिस कैसे करनी है। जो मैंने पढ़ा था सर आसिफ के पास, सर आसिफ क्रिसेंट, तो सर आसिफ कहते थे भाई रट्टा ना मारो, बेशक जस्ट केस स्टडी की प्रैक्टिस करो और रिटन प्रैक्टिस करो, सारा का सारा सवाल शुरू से लेकर आखिर तक लिखो। अब इस चीज़ को तुम नोटिस करो, इसके अंदर दोनों चीज़ें आ रही हैं। जब तुमने रट्टा मारा हुआ, सर कहते हैं रट्टा ना मारो, चल सर मैं मान लेता हूँ सर की बात बिल्कुल 100% सही है कि जब तुम केस स्टडी की प्रैक्टिस करोगे, उसको जब शुरू से लेकर आखिर तक लिखोगे एक क्वेश्चन को, तो उसके अंदर तुम्हारा प्रैक्टिस हो रही होगी, रट्टे की भी रिवीजन हो रही होगी। ये जाहिर सी बात है भाई। यहाँ तुम्हारे पास ये चॉइस है कि रट्टा बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, हर रिवीजन के साथ रट्टे को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाओ, और केस स्टडी की प्रैक्टिस रिटर्न ना करो। रिटर्न भी करनी है मगर रिटर्न इस लिहाज से नहीं कि सारा का सारा क्वेश्चन तुमने रिपीट करना है, हाथ से लिखना है। ऑडिट के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर्स होते हैं, उसके अगर तुम एक एक क्वेश्चन को हाथ से लिखने बैठ गए ना भाई, तुम्हारे लिए मैं कहता हूँ 18 महीने का टाइम भी कम पड़ जाएगा। अब सर तो कहते हैं भाई कि सारे क्वेश्चन को रिटर्न प्रैक्टिस करो, मेरे ख्याल में इतना टाइम स्टूडेंट के पास होता ही नहीं है, तो मतलब कि टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। और मैं प्रैक्टिस पता कैसे करता था केस स्टडी की, मैं कभी भी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करता था। रिटर्न इन टर्म्स ये नहीं कि स्टार्ट से लेके आखिर तक क्वेश्चन मैंने वापस राइट करना है, शुरू से लेके आखिर तक। भाई अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, चैप्टर 11 था हमारा, सर आसिफ की बुक का चैप्टर 11 था, जिसके अंदर हमने प्रोसीजर लिखने होते थे, ऑडिट प्रोसीजर, कि ये हमारे पास केस है, इसके अंदर आप कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, वेरीफाई करने के लिए। डेटर को कैसे वेरीफाई करेंगे, क्रेडिटर को कैसे वेरीफाई करेंगे, सेल्स को कैसे वेरीफाई करेंगे, परचेजेस को कैसे वेरीफाई करेंगे, ये थी। अब सर कहते थे इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन होता था 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का,
उस एक क्वेश्चन को मैं अगर रिटर्न करने बैठ जाऊँ, मुझे कितने मिनट लगने थे? 15 मिनट का लेट्स सपोज क्वेश्चन होता तो मुझे कितने मिनट लगने थे? 27 मिनट एक क्वेश्चन को। और उसी एक चैप्टर के कितने क्वेश्चन होने थे टोटल? कोई 50-100 क्वेश्चन। अब तुम अंदाज़ा लगा लो, जस्ट एक चैप्टर की प्रैक्टिस करने में मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा यार। मैं पता क्या करता था, मैं थिंकिंग पैटर्न को देखता था कि जो मैं सोच रहा हूँ वही एग्जामिनर सोच रहा है। ये चीज़ मैं नोटिस करता था। लेट्स सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। इसकी ये एग्जांपल तुम्हें खास तब समझ आएगी जब तुम ऑडिट पढ़ना स्टार्ट कर दोगे या उस चैप्टर पर पहुँच जाओगे। ऑडिट के अंदर एक हमारा चैप्टर था एथिक्स, कि भाई अगर तुम ये काम करोगे तो ये थ्रेट राइज होगा कि ऑडिटर है, ऑडिटर का क्या काम होता है? चीज़ें वेरीफाई करना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना। अगर वही ऑडिटर जो ऑडिट फर्म है, वही ऑडिट फर्म आपको बुक कीपिंग का काम करके दे रही है, अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है लिस्टेड कंपनी के केस के अंदर, तो ये नहीं कर सकती। इस केस में क्या थ्रेट राइज होता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कि आपने अपनी उनको बुक बना के दिए, सारी के सारा काम आपने उनको करके दिया है और वही काम आप वापस खुद अपना चेक करें। यानी सेल्फ रिव्यू, आप अपना ही काम चेक करें। जब बंदा अपना ही काम चेक करता है तब कभी गलतियाँ नहीं निकालता। जब बंदा खुद टेस्ट करता है और खुद उस टेस्ट को चेक करता होता है ना, छोटी मोटी गलतियाँ होती है तो सारों को इग्नोर कर देता है, अपने आप को फुल नंबर देता है। ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है। मैं अब इसकी कैसे प्रैक्टिस करता था? अब लेट्स सपोज ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, इसका कोई 5 या 6 थ्रेट आइडेंटिफाई करने थे। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन था, मुझे 18 मिनट लगने थे करने में। अगर मैं रिटर्न प्रैक्टिस करने बैठ जाता, मैंने क्वेश्चन पूरा का पूरा रीड किया, 5 मिनट लिए। उसके बाद मैंने थ्रेट आइडेंटिफाई किया, उनका जस्ट थ्रेट की हेडिंग दे ली कि इस केस के अंदर सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो रहा है। अगर यही हमने एग्जाम में आंसर लिखना होगा, हम कैसे लिखेंगे? थ्योरी की फॉर्म के अंदर लिखेंगे, दिस केस इज रिलेटेड टू दिस एंड दिस अराइजेज टू सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट ये होता है, मतलब उसको हमने 5-10 लाइनों में एक्सप्लेन करना होगा। मैंने वो 5-10 लाइनें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं जस्ट अपने दिमाग में सोचूंगा कि मैंने भी ये सोचा था, एग्जामिनर भी ये सोच रहा था। अब वो 10 मिनट का क्वेश्चन मैंने 5 या 6 मिनट के अंदर उसको सोल्व कर लिया। 20 मिनट में मैंने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अगर मैं रिटर्न प्रैक्टिस करने बैठ जाता तो क्या होना था मेरे साथ? पूरे 20 मिनट में जैसे एक क्वेश्चन सोल्व हो पाना था, अब मैंने कितने कर लिए? 3 कर लिए। एक रिवीजन की, उसके बाद अगली रिवीजन की, मैंने पूरे के पूरे 100 के 100 क्वेश्चन कर लिए। जो बंदा रिटर्न प्रैक्टिस कर रहा है उसने पूरे 6 महीने में 100 क्वेश्चन रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर पाने, वो भी जस्ट एक दफ़ा नहीं कर पाने कंप्लीट। मैंने उसी तरह इस तरतीब को, इस टेक्निक को फॉलो कर 5 दफ़ा लास्ट पोज रिवीजन कर ली 100 क्वेश्चन की। क्योंकि मैंने भाई, जहाँ एक बच्चा रिटर्न प्रैक्टिस कर रहा है वो दे रहा है एक क्वेश्चन को 20 मिनट, एक क्वेश्चन कर पा रहा है 20 मिनट में, मैंने उसी 20 मिनट में 3 क्वेश्चन कर लिए। 3 घंटे के अंदर पे अंदाज़ा लगा लो कितने कर लिए होंगे। अब अंदाज़ा लगा लो कितना टाइम सेव कर रहा हूँ मैं अपना। मैंने ये बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कॉन्सेप्ट के मुताबिक बात कर रहा हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है ऑडिट पास करने का? मेरा कॉन्सेप्ट ये है ऑडिट पास करने का कि आपने अपने रट्टा स्ट्रॉन्ग रखना है। रट्टा स्ट्रॉन्ग रखने के बाद केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है। केस स्टडी की प्रैक्टिस इस हवाले से करनी है कि आपका थिंकिंग पैटर्न और एग्जामिनर जो आपसे लिखवाना चाहता है वो सेम होना चाहिए, या मोर देन 50% मैच होना चाहिए। ऑडिट के अंदर वैसे भी मैच होता नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब ये थी मेरी थ्योरी या मेरी टेक्निक, जो भी कह लो इसको। रट्टा स्ट्रॉन्ग रखना है, उसके बाद केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। केस स्टडी की प्रैक्टिस से क्या पता चलेगा कि ये इस चैप्टर के इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, और तुम्हें पता चल गया सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, सेल्फ फलाना थ्रेट है, तुम्हें पता चल गया। अब उसको लिखना कैसे है, किस अल्फाज में लिखना है, वो तुम्हें मदद करेगा रट्टा। क्योंकि ऑडिट का जवाब तुमने ऑडिट की लैंग्वेज में ही देना है। ऑडिट को ऑडिट की लैंग्वेज में लिखना है। जो ऑडिटर लफ्ज़ यूज़ करता है उसको तुमने यूज़ करना है। कि अगर लेट्स सपोज कोई डेटर था हमारा, डेटर से हमने कंफर्म करना है कि ये इस बंदे ने लिखा हुआ है, इस कंपनी ने लिखा हुआ है कि हमने डेटर से इतने पैसे रिसीव करने, 1 लाख रुपये लेट्स सपोज। तो हम डेटर को कंफर्मेशन सेंड करते हैं कि भाई ये बंदा, कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमने तुझसे 1 लाख रुपये लेने हैं, क्या वाकई तूने देने 1 लाख? इसको कहते हैं डेटर कन्फर्मेशन। ये जो डेटर कन्फर्मेशन लफ्ज़ है ये ऑडिट की टर्मिनोलॉजी है। पेपर में तुम ये नहीं लिखोगे दी, जो भी कह लो, जो भी तुम अपना अल्फाज याद करके नहीं लिख सकते। वहाँ पे पेपर चेक करने वाले को समझ नहीं आना। फिर तो कहने का मतलब ये, रट्टा भी ज़रूरी है, केस स्टडी भी ज़रूरी है। जस्ट केस स्टडी नहीं ज़रूरी, जस्ट रट्टा भी नहीं ज़रूरी, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये मेरी बात याद रखना यार, टाइम तुम्हें ज़्यादा देना पड़ेगा। ऑडिट को तुम्हें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, ये मेरी बात नोटिस कर लो।
बेशक तुम्हें लग रहा है मुझे सारा कुछ आ रहा है, तुम जब एक एक चीज़ पढ़ रहे होगे तुम्हें शायद समझ आ रहा हो कि भाई मुझे समझ आ रहा है सारा कुछ। जब एज अ होल जब तुम सारे सिलेबस को देखोगे ना भाई काम ख़राब हो जाएगा। फिर ये देख लो सारी चीज़ें तुमने साथ साथ पीछे से रिवाइज करते जाना है, पीछे से रिवाइज करते जाना है सारा कुछ। साथ साथ रट्टे की भी रिवीजन करनी है, साथ साथ केस स्टडी की भी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, मैंने अगर तुम इसी तरीके को फॉलो करते हो जिस तरह मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि 20 मिनट में तुम 3 क्वेश्चन सोल्व करे तो बहुत अच्छी बात है यार। इसी तरह अगर लेट्स सपोज तुम एक दिन में वो क्वेश्चन पकड़ा, उससे अगले दिन वापस रिवाइज किया, तुम्हें टोटल 40 मिनट में तुमने तीन क्वेश्चन 2 दफ़ा देख लिए। अब किसी एक चीज़ को जिस दिन किसी भी चीज़ को तुम बार बार देखते हो वो तुम्हारे दिमाग में छप जाती होती है। ये ह्यूमन बिहेवियर है भाई। तुमने चलते फिरते कोई एक चीज़ को देखा, कैजुअली वे में देखा, भाई ऐसे चलते चलते ऐसे देखा, बस कल को भी ऐसे देखा, जिस तीसरे दिन भी जैसे ऐसे देखा, चौथे दिन याद होगा तुम्हें उस जगह पर उस पोस्टर पे क्या लिखा हुआ था, जबकि तुमने उसको याद करने की इंटेंशन से देखा भी नहीं था भाई, मगर याद हो गया। क्योंकि ह्यूमन के नेचुरल बिहेवियर है। कोई भी चीज़ को कोई भी चीज़ उसके सामने बार बार लाई जाती है, बार बार लाई जाती है, वो उसके दिमाग में छप जाती है। जब तुम रट्टे को बार बार देखोगे ये नहीं कि हर एक चीज़ को तुम की तरह पागलों की तरह पा रहे हो, नहीं भाई। मतलब ये कि तुमने उस चीज़ को रोज़ देखना है, अपने नज़रों के सामने लेके आना है, अपने दिमाग को रिमाइंड करवाना है कि भाई ये वो डाटा है जिसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना है। बुलाना दियो दिमाग। तो ठीक है, बाकी यार मैं तुम्हें नंबर दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर तुमसे तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो या कोई एडवाइस वगैरह लेनी हो तो मुझसे पूछ लिया करना, कोई टेंशन की बात नहीं। मैं कोशिश तो करूँगा कि 12 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करूँ, मगर मैं भी मसरूफ़ होता हूँ, ज़ाहिर सी बात है यार। सीए फाइनल के पेपर चल रहे, पेपर्स की तैयारी कर रहा हूँ मैं, 4 पेपर्स की। नॉर्मली इतने पेपर कोई नहीं उठाता, पता नहीं उठा लिए मैंने तो। मगर एक चीज़ यार मेरी याद रखना, और कोई गर्ल्स आती है ना मेरे इनबॉक्स के अंदर कोई क्वेश्चन पूछे तो वो मुझसे इनफॉर्मल ना हुआ करे। मैं रिलीजियस मामले में ना बहुत सख्त हूँ। मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि कोई मुझसे इनफॉर्मल हो, कि कोई मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ भाई, ना महरम ही हूँ तुम्हारे लिए। तो ना तमीज़ के दायरे के अंदर रहा करो। हर कोई आगे रोने वाली इमोजी भेज रही होती हैं लड़कियाँ, ये मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ, रो रही होती, पिट रही होती, भाई ना किया करो इस तरह के काम। कोई इमोशन शो करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मल बन के आया करो कि भाई ये मसला है, भाई बताओ जा, भाई बात ख़त्म। ठीक है, फ़िलहाल के सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।